नमस्कार। आज हमारे सामने ये कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं और इनमें छुपा है भारत के स्थानीय स्वशासन का पूरा ताना बाना, मतलब पंचायतें और नगर पालिकाएं। हाँ, वो सिस्टम जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक लेके जाता है। बिल्कुल। ये नोट्स देखकर तो लग रहा है जैसे किसी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए बड़ी मेहनत से तैयारी की है। जी, लग तो वैसे ही रहा है। काफी डिटेल है। इसमें इतिहास भी है और कानून के पहलू भी और पूरा ढांचा समझाया गया है। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स में थोड़ा गहराई से उतरना। हाँ, देखते हैं क्या कुछ खास है इनमें और समझते हैं कि भारत में ये लोकल गवर्नेंस, ये स्थानीय शासन आखिर काम कैसे करता है, इसकी कहानी क्या है और इसमें से हम क्या जरूरी चीजें निकाल सकते हैं। हाँ, कौन से जरूरी सबक सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये खोजबीन। चलिए। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो ये नोट्स बताते हैं वो ये कि स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नेंस ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय। जी हाँ, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। और इसका जो मूल आइडिया है वो है विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ, सत्ता को ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, आम आदमी तक। बिल्कुल। खासकर नोट्स में लिखा है पिछड़े वर्गों तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये लक्ष्य था। हाँ, और नोट्स में एक दिलचस्प जिक्र है लॉर्ड रिपिन का। अच्छा। कि उन्हें 1882 के एक प्रस्ताव के कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। हाँ, ये बात सही है। ये विचार मतलब नया नहीं है, काफी पुराना है। जड़ें पुरानी है। बिल्कुल। ये विकेंद्रीकरण का जो आइडिया है कि फैसले वहीं लिए जाएं जहां उनका असर होना है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायती राज व्यवस्था इसी सोच का नतीजा है। हाँ, और इन नोट्स में इसके बनने की कहानी के कुछ अहम पड़ाव दिखते हैं। जैसे कि ये बात कि आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1959 को हाँ, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। नेहरू जी ने की थी। जी, और फिर आंध्र प्रदेश ने भी उसी साल 1959 में ही अपना लिया था। अच्छा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मतलब असली ढांचा तो शायद बाद में बना। सही कहा आपने। शुरुआत तो हो गई, पर इसको सही आकार और ताकत देने के लिए काफी विचार विमर्श हुआ। नोट्स में कुछ समितियों का जिक्र है जिन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये समितियां तो बहुत महत्वपूर्ण रहीं। देखिए, शुरू में बहस इस बात पर थी कि ढांचा कैसा हो, कितने स्तर हों। अच्छा। जैसे बलवंतराय मेहता समिति थी 1957 की। अच्छा। उन्होंने कहा कि 3 स्तर होने चाहिए, गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला। ओके, त्रिस्तरीय। हाँ, त्रिस्तरीय। इन्हें तो पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा गया है नोट्स में। अच्छा, आर्किटेक्ट। जी। फिर कुछ साल बाद 1977-8 में अशोक मेहता समिति आई। उन्होंने कहा नहीं, 2 स्तर काफी हैं। एक मंडल पंचायत बनाओ करीब 15-20 हजार की आबादी पर, और फिर सीधा जिला परिषद। मतलब इन्होंने मॉडल बदल दिया। हाँ, उन्होंने द्विस्तरीय सुझाव दिया। तो शुरू में फोकस इस पे ज्यादा था कि ढांचा कैसा हो। अच्छा, तो पहले ये तय हो रहा था कि सीढ़ियां कितनी हो, 2 या 3? हाँ, मोटा मोटा ये। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सोच बदली। बाद की जो समितियां थीं, जैसे नोट्स में जिक्र है जीवी राव समिति 1985 का। हाँ। और फिर खास तौर पर LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। सिंघवी और थुंगन। हाँ, इन्होंने एक ज्यादा बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सिर्फ सरकारी आदेशों पर चलने वाली संस्थाएं नहीं होना चाहिए। अच्छा। उन्हें बाकायदा संविधान में जगह मिलनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा। जी हाँ, उनको संवैधानिक दर्जा और ताकत मिलनी चाहिए ताकि वो सही मायने में स्वशासन कर सकें। मतलब सिर्फ ढांचा नहीं, असली पावर। बिल्कुल। यहीं से असली बदलाव की मांग उठी। नियमित चुनाव हो, 5 साल का कार्यकाल हो, उन्हें वित्तीय साधन मिले, ये सब बातें सिंघवी समिति ने कही। समझ गए। तो बहस सिर्फ ढांचे से आगे बढ़कर असली शक्ति और पहचान देने तक पहुंच गई। सही। और इसी सब मंथन का नतीजा था वो बड़ा कदम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, लैंडमार्क अमेंडमेंट। हाँ। 24 अप्रैल 1993 को जब ये लागू हुआ तो इसने पंचायतों को सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर संस्थाओं से उठाकर सीधे संविधान के संरक्षण में ला दिया। मतलब अब संवैधानिक गारंटी मिल गई। जी, एक संवैधानिक पहचान और गारंटी। इन नोट्स के हिसाब से देखें तो इस संशोधन ने संविधान में पूरा एक नया भाग जोड़ा, भाग 9। पार्ट 9। हाँ, पार्ट 9। और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक जोड़े गए। अच्छा, काफी सारे अनुच्छेद। जी, जिसमें पंचायतों की बनावट, चुनाव, आरक्षण, शक्तियां, पैसे का इंतजाम, इन सब के बारे में नियम तय किए गए। और वो अनुसूची भी जोड़ी गई। हाँ, साथ में एक 11वीं अनुसूची
11 शेड्यूल भी जोड़ी, जिसमें 29 ऐसे विषय लिस्ट किए गए हैं जिन पे पंचायतों को काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। 29 विषय। ये तो काफी बड़ा कार्यक्षेत्र हुआ। हाँ, काफी व्यापक है। और ये 24 अप्रैल जिस दिन ये लागू हुआ, उसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ। ये तो बड़ा सांकेतिक है। अच्छा, तो इस नए संवैधानिक ढांचे में पंचायतों की बनावट कैसी है? क्या वही 3 स्तर वाली बात मानी गई? हाँ, मोटे तौर पर वही बलवंत राय मेहता वाला त्रिस्तरीय मॉडल ही अपनाया गया। मतलब ग्राम पंचायत? हाँ, सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच में मध्यवर्ती स्तर पर, जिसे ब्लॉक या मंडल या तालुका पंचायत कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है। लेकिन एक छूट दी गई कि जिन छोटे राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वो चाहे तो बीच वाला स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर न भी रखें। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। जी। और इन नोट्स में पश्चिम बंगाल का जिक्र है, जहां 4 स्तरीय व्यवस्था है। ये कैसे? हाँ, वो एक अपवाद है। पश्चिम बंगाल ने अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से 4 स्तर रखे हैं। ये राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। ओके। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज है इस पूरे सिस्टम की नींव ग्राम सभा, आर्टिकल 243A। हाँ, ग्राम सभा, इसका जिक्र भी नोट्स में है। इसमें गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर शामिल होते हैं। सभी वोटर्स? हाँ, जो भी उस गांव की वोटर लिस्ट में है। ये सीधे सीधे लोगों की भागीदारी है, एक तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बिल्कुल। ग्राम सभा ही एक तरह से पंचायत के प्रति जवाबदेह होती है और उसकी निगरानी भी कर सकती है। उनकी असली शक्तियां क्या होंगी, ये राज्य विधानमंडल तय करता है। और पंचायतों का चुनाव क्या सदस्य सीधे चुने जाते हैं? हाँ, अनुच्छेद 243C के अनुसार सभी स्तरों पर पंचायतों के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन। जी। और यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जिसका जिक्र नोट्स में प्रमुखता से है, आरक्षण, आर्टिकल 243D। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पहलू है समावेश के लिए। बिल्कुल। नोट्स में साफ लिखा है कि अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित होंगी। जी, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन। और सबसे क्रांतिकारी बात, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, एससी एसटी महिलाओं समेत। बिल्कुल। ये सामाजिक न्याय और समावेश की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, ऐतिहासिक। सच में। सोचिए, रातों रात लाखों महिलाएं जो शायद कभी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं थी, वो गांव की पंचायतों में फैसले लेने लगी। हाँ, ये तो जबरदस्त बदलाव लाया होगा। लाया है। नोट्स में ये भी लिखा है कि केंद्र ने 2009 में 50% आरक्षण का प्रस्ताव भी दिया था और बिहार इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। अब कई राज्यों में 50% है। अच्छा, बिहार पहला था? जी। और ये आरक्षण सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं, अध्यक्ष के पदों पर भी लागू होता है। चेयरपर्सन के लिए भी? हाँ। और ये सीटें रोटेशन से बदलती रहती हैं ताकि मौका सबको मिले, ये नहीं कि एक ही सीट हमेशा आरक्षित रहे। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? और अगर कोई पंचायत बीच में भंग हो जाए तो? कार्यकाल 5 साल का तय किया गया है, आर्टिकल 243E। 5 साल? हाँ। और अगर कोई पंचायत समय से पहले भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। 6 महीने के अंदर? हाँ, ताकि काम ना रुके। जो नई पंचायत बनेगी वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। अच्छा, सिर्फ बचे हुए समय के लिए? जी हाँ। अगर कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने से कम बचे हों तब शायद नए चुनाव ना कराए जाएं। ओके। और सदस्य बनने के लिए योग्यता? आर्टिकल 243F। योग्यता के लिए भी नियम है, कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। 21 साल? विधानसभा के लिए तो 25 है। हाँ, पंचायतों के लिए 21 साल। और वो व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। मतलब जो अयोग्यताएं वहां लागू होती हैं वो यहां भी देखी जाएंगी। राज्य सरकारें और भी योग्यताएं तय कर सकती हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, इनके पास शक्तियां क्या हैं? मतलब काम क्या है इनके? आर्टिकल 243G, क्या ये सिर्फ नाम की संस्थाएं हैं या सच में कुछ कर सकती हैं? देखिए, संविधान का इरादा तो बहुत स्पष्ट है। आर्टिकल 243G कहता है कि राज्य सरकारें कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देंगी कि वे स्वशासन की इकाइयों की तरह काम कर सकें। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, उनका मुख्य काम है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। जी। और वो जो 11वीं अनुसूची के 29 विषय हैं वो इसी से जुड़े हैं। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे खेती, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, पीने का पानी, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण,
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, स्वास्थ्य और सफाई, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, मतलब गांव के जीवन से जुड़े लगभग सभी जरूरी काम। काफी लंबी लिस्ट है। सिद्धांत रूप में तो शक्तियां काफी हैं, हाँ, सिद्धांत में तो हैं। लेकिन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। फाइनेंस, उसका क्या इंतजाम है? आर्टिकल 243H। इसका भी प्रावधान है। नोट्स बताते हैं कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कुछ टैक्स, ड्यूटी, टोल या फीस लगाने और वसूलने का अधिकार दे सकता है। अच्छा, वो खुद टैक्स लगा सकती हैं? लगा सकती हैं अगर राज्य सरकार इजाजत दे। इसके अलावा राज्य सरकार खुद जो टैक्स वसूलती है उसका कुछ हिस्सा भी पंचायतों को सौंपा जा सकता है। रेवेन्यू शेयरिंग। हाँ, और राज्य की संचित निधि से अनुदान यानी ग्रांट एंड एड भी मिलती है। ग्रांट्स भी हैं जी। और पैसे के लेन देन में पारदर्शिता और निष्पक्षता रहे, इसके लिए हर 5 साल में राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। आर्टिकल 243I। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये क्या करता है? ये आयोग सिफारिश करता है कि राज्य और पंचायतों के बीच टैक्स वगैरह का बंटवारा कैसे हो, पंचायतों को कितनी ग्रांट मिले और पंचायतों की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, उसके लिए क्या कदम उठाए जाए। मतलब ये पंचायतों के फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखता है। बिल्कुल, और साथ ही खातों के ऑडिट यानी जांच का भी इंतजाम है। आर्टिकल 243J। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है कि ऑडिट कैसे होगा। ठीक है। और चुनाव कौन कराता है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। आर्टिकल 243K। स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ, इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये आयोग ही पंचायतों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया देखता है, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनाव कराने और नतीजे घोषित करने तक, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। जी हाँ, यही मकसद है। ये तो काफी मजबूत व्यवस्था लगती है कागज पर, लेकिन क्या ये कानून हर जगह लागू होते? नोट्स में कुछ अपवादों का जिक्र है। आर्टिकल 243M। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान सीधे तौर पर कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। हाँ, और मणिपुर के पहाड़ी इलाके, दार्जिलिंग, गोरखा हेल काउंसिल का क्षेत्र, इन पर संसद कानून बना सकती है। साथ ही जो अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल 5 एरियाज और जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल 6 एरियाज हैं, उन पर भी ये सीधे लागू नहीं होते। तो फिर वहां क्या होता है? लेकिन संसद ने खास कानून बनाया, पैसा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। पैसा 1996। हाँ, इसके जरिए इन संवैधानिक प्रावधानों को कुछ जरूरी बदलावों और सुरक्षा उपायों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल 5 एरियाज में लागू किया गया है। अच्छा, बदलावों के साथ? जी, ताकि वहां की जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं उन्हें मान्यता और अधिकार मिल सकें, उनकी संस्कृति और रिवाजों का सम्मान हो और विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो। पैसा ग्राम सभा को काफी शक्तियां देता है। अच्छा, तो पैसा एक तरह से आदिवासी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों और उनके पारंपरिक स्वर शासन को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून है। बिल्कुल। और नोट्स में एक और बात है, आर्टिकल 243O कहता है कि पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। मतलब चुनाव संबंधी विवादों में कोर्ट नहीं जा सकते? सीधे नहीं, इसके लिए राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अथॉरिटी के पास ही जाया जा सकता है, आमतौर पर इलेक्शन पिटीशन के जरिए। ओके, और नोट्स में न्याय पंचायत का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, कुछ राज्यों ने अपने कानूनों के तहत न्याय पंचायतें बनाई हैं। ये 73वें संशोधन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, पर कुछ राज्यों में हैं। ये क्या करती हैं? ये एक तरह की छोटी-मोटी स्थानीय अदालतें होती हैं, जो गांव के स्तर पर छोटे-मोटे दीवानी, सिविल और फौजदारी, क्रिमिनल मामलों को सुलझाने का काम करती हैं। अच्छा, छोटे मोटे झगड़े निपटाने के लिए? हाँ, और नोट्स के मुताबिक शायद 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती हैं। मकसद है कि छोटे विवाद गांव में ही निपटा जाएं, लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़ें। ये तो अच्छा विचार है। विचार तो अच्छा है, पर यह व्यवस्था बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई है हर जगह। ठीक है, तो ये हुई गांव की कहानी, मतलब पंचायती राज। लेकिन शहर भी तो हैं, अर्बन एरियाज, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, नोट्स हमें 74वें संविधान संशोधन की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। जैसे 73वें ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, वैसे ही 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक आधार दिया। ये कब लागू हुआ? ये 1 जून 1993 से लागू हुआ। अच्छा,
पंचायत वाले के थोड़ा बाद जी, कुछ महीने बाद। इसने अर्बन लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और इसके लिए भी नया भाग जोड़ा गया संविधान में। हाँ, इसके लिए संविधान में एक और नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A, पार्ट 9A। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। 243P से ZG तक, काफी लंबा है ये भी। जी, और एक 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसमें शहरों से जुड़े 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाओं को काम करना है। 18 विषय? पंचायतों के 29 थे, इनके 18? हाँ, इसमें जैसे अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, सड़कों और पुलों का निर्माण, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पानी की सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ सफाई वगैरह। हाँ, फायर सर्विसेज, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, झुग्गी झोपड़ी सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, पार्किंग, बस स्टॉप्स जैसी सुविधाएं, जन्म मृत्यु का पंजीकरण वगैरह। मतलब शहरों की जरूरतों वाले काम। जी, और नोट्स में ये भी लिखा है कि भारत की पहली नगर निगम तो बहुत पहले 1689 में मद्रास में बन गई थी। हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। मद्रास यानी चेन्नई में पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी। फिर 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी बनी। तो शहरों में स्थानीय शासन का इतिहास तो पंचायतों से भी पुराना है। हाँ, अंग्रेजों के जमाने से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था थी, लेकिन 74वें संशोधन ने इसे पूरे देश के लिए एक समान संवैधानिक ढांचा दिया। और इसमें कितने तरह की नगर पालिकाएं होती हैं? अब शहरों को उनकी स्थिति और आबादी के हिसाब से 3 तरह की नगर पालिकाओं में बांटा गया है। 3 तरह की? हाँ, पहला नगर पंचायत। ये उन क्षेत्रों के लिए हैं जो गांव से शहर में बदल रहे हैं। ट्रांजिशनल एरिया, मतलब न पूरी तरह गांव न पूरी तरह शहर, आमतौर पर 10-20 हजार की आबादी। अच्छा, बदलते हुए इलाके। हाँ। दूसरा नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। ये छोटे और मध्यम आकार के शहरी क्षेत्र के लिए होती है। मान लीजिए 20,000 से 3 लाख तक की आबादी। म्युनिसिपल काउंसिल। और तीसरा नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जी, ये बड़े शहरी क्षेत्रों, महानगरों के लिए होती है। आमतौर पर 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जी, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में। जी बिल्कुल। और क्या इनके चुनाव, आरक्षण, कार्यकाल वगैरह के नियम भी पंचायतों जैसे ही हैं? हाँ, काफी हद तक मिलते जुलते हैं। जैसे वार्डों से सदस्यों का सीधा चुनाव होता है। डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी वैसा ही है। वही कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए। जी, कम से कम 1/3। कार्यकाल भी 5 साल का होता है। और इनके लिए भी राज्य वित्त आयोग सिफारिशें करता है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। ये सब प्रावधान कॉमन है। अच्छा, काफी समानताएं हैं। हाँ, ढांचा काफी समान है, लेकिन शहरों की जरूरतें अलग होती हैं, तो कुछ खास इंतजाम भी हैं। जैसे बड़े शहरों में जिनकी आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहां हर वार्ड के स्तर पर या कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड कमिटीज का गठन करना अनिवार्य है। आर्टिकल 243S। वार्ड कमेटी, ये क्यों? ताकि मोहल्ले के स्तर पर भी लोगों की सुनवाई हो सके, उनकी भागीदारी हो, वो स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर सकें और निगम तक अपनी बात पहुंचा सकें। लोकल लेवल पर और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण चीज है प्लानिंग के लिए। पूरे जिले की योजनाओं में तालमेल बिठाने के लिए एक जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, DPC बनाने का प्रावधान है। आर्टिकल 243ZD। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये क्या करती है? ये समिति गांव की पंचायतों और शहर की नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को इकट्ठा करती है, उनमें तालमेल बिठाती है और फिर पूरे जिले के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करती है। मतलब रूरल और अर्बन प्लान्स को मिलाती है। जी हाँ। ताकि पूरे जिले का विकास एक समन्वित तरीके से हो सके। इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भी होते हैं। ये तो बहुत जरूरी लगता है। और बहुत बड़े शहरों यानी महानगरों के लिए, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। हाँ, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए। उनके लिए अलग से महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, MPC का प्रावधान है। आर्टिकल 243ZE। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। हाँ, जो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए विकास का खाका, डेवलपमेंट प्लान तैयार करती है। ये बड़े शहरों की जो जटिल जरूरतें होती हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। समझ गए। तो ये दोनों संशोधन 73वां और 74वां मिलकर पूरे देश में स्थानीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा करते हैं। गांवों के लिए पंचायतें, शहरों के लिए नगर पालिकाएं। बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम है ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। और नोट्स के बिल्कुल आखिर में सहकारी समितियों का भी जिक्र है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका क्या कनेक्शन है इससे? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम था जो बाद में उठाया गया।
97th अमेंडमेंट 2011 के जरिए। 97th अमेंडमेंट जी। 2011। जी, इसके जरिए सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। हाँ, इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया और अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक शामिल किए गए। अच्छा, तो ये भी विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में ही एक कदम है। बिल्कुल, कोऑपरेटिव्स भी तो एक तरह से लोगों के अपने संगठन होते हैं ना, आर्थिक गतिविधियों के लिए। तो अब सहकारी समिति बनाना भी एक मौलिक अधिकार बन गया है, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत। फंडामेंटल राइट। जी, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 43B जोड़ा गया कि राज्य इनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करे। हाँ, तो ये सब मिलकर पंचायतें, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की कोशिशें हैं। वाकई इन नोट्स ने तो स्थानीय स्वशासन की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी, इतिहास से लेकर अहम समितियां। हाँ, बलवंत राय मेहता से लेके सिंघवी तक। और फिर ये दोनों बड़े संशोधन 73वां और 74वां, त्रिस्तरीय ढांचा, आरक्षण के प्रावधान, शक्तियां, वित्त, चुनाव। हाँ, संवैधानिक प्रावधानों तक और गांवों से लेकर शहरों तक, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और जटिल व्यवस्था बनाते हैं। इसमें सहकारी समितियों को भी जोड़ दें तो। हाँ, ये नोट्स दिखाते हैं कि संविधान बनाने वालों का इरादा कितना नेक और महत्वाकांक्षी था। शासन को सचमुच लोगों के दरवाजे तक ले जाना, उन्हें अपने विकास के फैसले खुद लेने का अधिकार देना, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को गहरा करने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो शायद और सोचना चाहें। ये संवैधानिक ढांचा और कानूनी प्रावधान तो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या जमीनी हकीकत में हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं आज उतनी ही सशक्त और आजाद हैं जितना इरादा था? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें सच में वो वित्तीय ताकत, वो फंक्शनल ऑटोनॉमी, काम करने की वो आज़ादी मिल पाई है, या वो अब भी बहुत हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर हैं और कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही हैं? चुनौतियां तो हैं, फंड्स की, फंक्शंस की, फंक्शनरीज की, 3Fs की बात होती है अक्सर। हाँ, तो इस पर विचार करना जरूरी है कि ये इरादा जमीन पर कितना उतरा है।